हेलो एवरीवन। क्लास 12 के अगले टॉपिक में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्लास 12 के लिए है। अगर हम बोर्ड की बात करें तो कोई भी बोर्ड हो सकता है, लाइक सीबीएसई, यूपी या एससी या आईबी बोर्ड। टॉपिक जो हमने लिया है वो कॉमन है किसी भी बोर्ड के लिए, क्लास 12 के लिए। जो चैप्टर हमारा है वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स। टॉपिक इसमें कवर होंगे एडमिशन एंड रिटायरमेंट, यानी दोनों टॉपिक हमने इसलिए लिखा है कि जो ट्रीटमेंट हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक जो हमारा है वो है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी एब्रीवेशन की अगर बात करें तो एब्रीवेट करते हैं हम इन्वेस्टमेंट आई, फ्लक्चुएशंस एफ एंड रिजर्व आई। तो शॉर्ट फॉर्म में इनको हम बोलते हैं IFR। ये जो ट्रीटमेंट इसका है, चाहे एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं आप लोगों के सामने और समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हम एडमिशन या रिटायरमेंट में कैसे करेंगे। तो देखते हैं, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सेम इसी टाइप का सीखा था, ट्रीटमेंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो उसी तरीके से उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कुछ एग्जांपल हमने लिया है आप लोगों के सामने, एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने यहाँ पे लेट किया है, देयर आर 3 पार्टनर्स नेम्ड A, B एंड C। 3 पार्टनर्स को हमने लिया है जिनका नाम है A, B और C, जो ऑलरेडी फर्म में बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे थे। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, यानी अब तक ये जो भी बिजनेस के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो कुछ इस तरीके से कर रहे थे 4-3-2। यानी अगर हम टोटल शेयर की बात करें तो टोटल शेयर कितना है, 4 + 3 + 2। तो टोटल शेयर है 9। अब जो भी फर्म के पास प्रॉफिट होता है उसका टोटल कितना टुकड़ा, कितना हिस्सा किया जाता है, 9 हिस्सा किया जाता है, जिसमें से A गेट करता है 4 आउट ऑफ 9, B को मिलता है 3 आउट ऑफ 9, C को मिलता है 2 आउट ऑफ 9। यानी जो कुछ भी पार्टनर्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो कुछ यूं ही तरीके से किया जाएगा। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि हमें एक और पार्टनर की जरूरत है। वो कुछ भी रीजन हो सकता है इनको किसी स्किल्स पर्सन की ज़रूरत हो, वो डी के पास हो सकता है इनको कैपिटल की ज़रूरत हो सकता है इनको और मेंबर की ज़रूरत हो, ये बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, तो कोई भी रीजन हो सकता है जिससे इन्होंने डिसाइड किया है कि हम किसको क्या करेंगे, डी को एज अ पार्टनर एडमिट करेंगे। अब बात आती है कि जब डी एडमिशन ले रहा होता है उस समय इन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अवेलेबल है कितना, 18,000 रुपीज। और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपीज। जहां पर एग्जांपल हमने लिया है IFR जिसकी वैल्यू है 18,000 और इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू एट कॉस्ट है 2 लाख रुपीज। तो सबसे पहले एक बार हम एक्सप्लेन कर दे कि IFR होता क्या है। फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब IFR की जरूरत क्यों पड़ती है, देखिए ये इन्वेस्टमेंट है हमारा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी मार्केट वैल्यू इनकी कम या ज्यादा होती रहती है। अगर फ्यूचर में इसकी मार्केट वैल्यू अगर बढ़ रही है तो बेटर है, फर्म के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इन केस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाए, यानी अगर हम कहें कि अब तक जो इसकी कॉस्ट वैल्यू है वो टोटल कितनी है, 2 लाख रुपीस, और मार्केट वैल्यू 2 लाख से कम हो जाए, तो जो लॉस होने वाला है वो कवर कहां से किया जाएगा। तो कल के क्लास में हम लोगों ने सेम पढ़ा था कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अवेलेबल था। अगर उसका कोई क्लेम नहीं होता था तो डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। लेकिन अगर क्लेम रिजर्व से एक्सेस हो जाता था तो उसको डायरेक्ट हम पार्टनर से रिटर्न ऑफ नहीं करते थे, डायरेक्ट हम पार्टनर से चार्ज नहीं करते थे। बीच में कौन आ जाता था, रिवैल्यूएशंस। वो कहता था कि डायरेक्ट आप पार्टनर से चार्ज ना करके पहले आप हमसे मिलिए,
हम उसकी भरपाई करते हैं, फिर जो हम आपको पे करेंगे वो हम डायरेक्ट जा करके पार्टनर से चार्ज करेंगे, बट आपको राइट्स नहीं है। सेम उसी मैनर में यहाँ पे हम अलग अलग केस में देखेंगे कि क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है या इक्वल है। तो उन सारे केसेस में हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट फॉर वर्क इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कल ही हमने बताया था कि सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं जिससे आपका IFR भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक, तो इसका ट्रीटमेंट कब करना है, हमने यहाँ पे लिखा है एडमिशन एंड रिटायरमेंट, बट कोई ज़रूरी नहीं है। जब जब PSR में चेंज होगा, यानी जब जब फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजमेंट किया जाएगा, वो कोई भी रीजन हो सकता है, लाइक रिटायरमेंट हो सकता है, डेथ हो सकता है, या एडमिशन हो सकता है, या एग्जिस्टिंग पार्टनर खुद डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं भाई अब फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो जब जब PSR में चेंज होगा तब तब इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, और कुछ यूं तरीके से किया जाएगा जो भी हम बताने वाले हैं, बशर्ते क्वेश्चन में ये ना कहा जाए कि इस रिजर्व को आगे नए फॉर्म में कैरी ऑन करना है। कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है, अदरवाइज इसको हम रिटर्न ऑफ ही कर देते हैं, ताकि जो आने वाले पार्टनर डी हैं कल को ये क्लेम ना करें कि नहीं हमें भी रिजर्व में से हिस्सा चाहिए। तो यही रीजन है कि इसको हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं और नए बुक में इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो केस हम लेते हैं, तो केस हमने लिया है, केस आपका फर्स्ट है। फर्स्ट केस में हमने यहां पे देखा कि अगर नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन हो, व्हेन नो इंफॉर्मेशन गिवन, अगर एडजस्टमेंट में IFR से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो क्या होगा, यानी बैलेंस शीट दी रहेगी, बैलेंस शीट के बाद नए पार्टनर के बारे में बताया जाता है, कौन आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है, फिर इन सब के बारे में वहां पे मेंशन किया जाता है। तो केस जो हमारा है, ठीक, वो केस कुछ इस तरीके से है, व्हेन नो इंफॉर्मेशन गिवन रिलेटेड टू IFR या रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, तो क्या किया जाएगा। तो सेम वही तरीका हम पढ़ने वाले हैं जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास जो IFR है ये किस साइड दिया गया, क्रेडिट, और क्रेडिट साइड जो भी आइटम दिए होते हैं उसका जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है। लायबिलिटी साइड जो भी आइटम दिए होते हैं, यानी लायबिलिटी का जो नेचर है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अब इसको हमें क्या करना है, आगे नए फर्म में कैरी ऑन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ताकि डी भी क्लेम ना करे, क्योंकि ये अब तक का है, डी के आने के बाद का रिजर्व नहीं है। तो सिंपल सा है कि डी को मिलना नहीं चाहिए। अब इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर डेबिट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, IFR अकाउंट डेबिटेड, यानी टोटल जो वैल्यू हमारी थी वो टोटल कितनी थी, 18,000, हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब क्या होगा, ये रिटर्न ऑफ हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हमारे हैं A, B और C। अभी हमने बताया था कि A, B, C तीनों में बटेगा, लेकिन किस मैनर में, कुछ इस तरीके से कि यानी टोटल शेयर की अगर हम बात करें तो टोटल शेयर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 + 3 + 2, टोटल शेयर यहाँ पे 9 होगा। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 18,000 को हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है 9 से। यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, A, B और C। A को जो मिल रहा है वो मिल रहा है 4 आउट ऑफ 9। A को जो मिल रहा है वो 4 आउट ऑफ 9, B को मिल रहा है 3 और C को मिल रहा है 2। तो A यहाँ पे गेट करेगा टोटल कितना अमाउंट, 9 को हम 18 को 9 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा और 2 4 जा 8, यानी 8,000 जो मिल जाएगा वो किसको मिलेगा, A को। इसी तरीके से 2 3 जा 6, 6,000 जो मिलने वाला है वो किसको मिल रहा है, B को।
और 2 2 जा 4, 4000 जो यहाँ पे मिलेगा वो किसको मिलेगा, सी को। तो समझ में आ गया होगा, यानी आईएफआर का जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट रिजर्व है और रिजर्व प्रॉफिट से ही क्रिएट किया जाता है। तो ये रिटर्न ऑफ हो गया, ठीक। किसमें, एमंग ऑल पार्टनर्स। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा आईएफआर अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कैपिटल भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है, ठीक, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। इसी तरीके से टू वीज कैपिटल और करंट अकाउंट, इसी तरीके से टू सीज कैपिटल और करंट अकाउंट। तीनों में यहां पे क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक। यहां पे नरेशन लिख देंगे कि जो आईएफआर है वो ट्रांसफर कर दिया गया है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। अब हम आते हैं केस सेकंड लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक। सेकंड केस हम समझते हैं। पहला केस अभी तक क्या था कि हमारे बुक में आईएफआर दिया गया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और उससे रिलेटेड फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। तो हमने समझ लिया कि जो भी आईएफआर की टोटल वैल्यू होगी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी एमंग ऑल ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम केस देखते हैं। केस हमारा दिया गया है व्हेन मार्केट वैल्यू, केस दिया गया है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू टोटल जो दी गई है वो कितनी है, इज 2 लाख, ठीक। अब यहां पर एक चीज हम देखने वाले हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो कितनी है, 2 लाख, और मार्केट वैल्यू है वो भी कितनी है, 2 लाख रुपीज है। तो इन्वेस्टमेंट हम किस पर्पज से बनाए थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का हमारा मेन मोटिव यही था कि जो इन्वेस्टमेंट पे हमारा लॉस होने वाला है, फ्यूचर में नुकसान होने वाला है, यानी मार्केट में अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो जितनी वैल्यू कम होती है उसको यहां से हम रिटर्न ऑफ कर लेंगे। बट यहां पे हम देख रहे हैं कि बुक में भी वैल्यू 2 लाख और मार्केट वैल्यू भी 2 लाख है, यानी अब इनकी जो हमारी रिजर्व की जरूरत आगे नहीं है। तो सेम आपका हो जाएगा। तो सेकंड केस आपका हो जाएगा, केस जो आपका सेकंड है उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा सेम एज केस फर्स्ट, यानी सेम हो जाएगा फर्स्ट केस की तरह। क्या कर दिया जाएगा, आईएफआर अकाउंट डेबिटेड कितने से, 18,000 से, टू एज कैपिटल अकाउंट्स या करंट अकाउंट, टू वीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। 18,000 को ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में, 4:3:2। तो 8,000, 6,000 और 4,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहला केस और दूसरा सेम था। पहले केस में क्या था कि कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया गया हो आईएफआर या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा, आईएफआर को डेबिट कर दिया जाएगा और सारे ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब बात आती है कि केस सेकंड हमने देखा है। केस सेकंड में जब मार्केट वैल्यू दी गई है और वो इक्वल है किसके, रिजर्व के, यानी जो आपका आईएफआर है वो इक्वल है मार्केट वैल्यू के, तो क्या कर दिया जाएगा, होल अमाउंट ऑफ आईएफआर विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट आते हैं केस थर्ड पे। दो केसेस समझ में आ गया होगा आपको। केस थर्ड पे आते हैं। केस थर्ड पे क्या दिया रहेगा, यहां पर जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो टोटल हो जाएगी 1,91,000,
ठीक, यानी इस केस में क्या होगा, मार्केट वैल्यू आपका कम हो जाएगा। ठीक, सॉरी, मार्केट वैल्यू आपकी यहां पे क्या हो जाएगी, बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू यहां पे ज्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है, यानी यहां पर हमारा क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। कितने को लॉस होने वाला है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस निकल के आया है टोटल हाउ मच, 9,000 रुपीज, यानी 9,000 रुपीज से हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो अब इनका ट्रीटमेंट देखेंगे, ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ठीक, जो केस हमारा है वो क्या है, जब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो, मार्केट वैल्यू 191 और बुक में कितना दिया गया हो, 2 लाख, रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है 18,000। जो लॉस हमने देखा है, यानी इन्वेस्टमेंट जो डिक्रीज हुई है, यहां पे हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है डिक्रीज बाय 9,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9,000 रुपीज से डिक्रीज हो रही है और IFR हमारे पास अवेलेबल है। तो सेम तरीका रहेगा, सेम क्या रहेगा, यहां पर हम क्या करेंगे, IFR हर केस में हम क्या करेंगे, IFR को डेबिट कर देंगे, कर दिया। अब इस केस में देखना है कि क्या आपके असेट की मार्केट वैल्यू कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट के मार्केट वैल्यू कम हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल कम हो रही है। कितने से कम हो रही है, तो कम हो रही है आपकी 9,000 रुपीज से। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, क्रेडिट। आपने 11th में ही रूल पढ़ा है कि जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा, इंक्रीज होगी तो डेबिट होगा। और इसका अपोजिट है लायबिलिटी के केस में, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। फिर हम वही देखते हैं, हमारे पास क्या है, जो क्लेम है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो 9,000 है, यानी 9,000 का हमारा फ्यूचर में मार्केट वैल्यू कम हुआ है इन्वेस्टमेंट का। रिजर्व 18 है, 9,000 हमने इधर रिटर्न ऑफ कर दिया तो बच गया कितना, 9,000। तो 9,000 बढ़ जाएगा किसमें, एज कैपिटल में, सेम वही चीज है, तो वीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट्स। 9,000 अब हम बांट देंगे, 9,000 का टोटल कितना शेयर किया जाएगा, 4 3 7 2 9, जिसमें से 4,000 रुपए दिया जाएगा किसको, ए को, 3,000 रुपए दिया जाएगा किसको, बी को, और 2,000 दिया जाएगा सी को। अब हम चेक करते हैं क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल है। 18,000 डेबिट में है तो 9 4 13 3 16 2 18, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं, यहां सब कॉमन रहेगा, जनरल एंट्रीज अभी हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये हर केस में क्या रहेगा आपका, 18,000 जो है वो डेबिट रहेगा हर केस में, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, बुक से हटाना है। अब मार्केट वैल्यू जो यहाँ पे दी गई है 1,73,000 रुपीज। यहां पर हम देख रहे हैं केस सेकंड में, थर्ड में, केस थर्ड में बताया गया है कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है बुक में 2 लाख, IFR अवेलेबल है 18,000 की, मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है 173 है। अगर हम बात करते हैं इनके और इनके बीच के डिफरेंस की, तो अगर इनके बीच का डिफरेंस अगर देखा जाए तो टोटल डिफरेंस जो आ रहा है 2 लाख में से माइनस कर देंगे हम 1,73,000 को। ठीक, तो टोटल डिफरेंस आ रहा है 27,000 रुपीज का। कितना डिफरेंस आ रहा है, 27,000 रुपीज का। अब इस केस में हम देखते हैं क्या हो रहा है, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है कितने से, बाय 27,000। अब क्या होगा, हमारे पास जो IFR अवेलेबल है वो कितने से है जी, 18,000 से। लॉस जो हमारा हो गया वो कितना हो गया, 27। लॉस जो हमने व्यवस्था कर रखी थी कि फ्यूचर में अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो उसको यहां से पूरा कर दिया जाएगा।
लेकिन हुआ क्या, जितना हमारे पास व्यवस्था था उससे ज़्यादा का लॉस हो गया। तो कोई बात नहीं, हर केस में हम क्या करते हैं, ठीक वही करते हैं, IFR को डेबिट करते हैं, डेबिट कर दिया जी। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, टोटल हमारे पास क्या हो गई, 27,000 से कम हो गई। कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट असेट है, जब भी क्रेडिट होगा, सॉरी वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा। यहां पे हमने लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने से, 27,000 से। अब यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जब एक्सेस हमारा रिजर्व होता है, बच जाता है, तो डायरेक्ट कैपिटल में बांट देते हैं। कम अगर हो रहा है तो क्यों ना यहाँ पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दिया जाए। लेकिन हमने आपको बताया है कि एक्सेस हो जाए तब तो उनको डायरेक्टली दे दिया जाता है, बट अगर वैल्यू कम होती है तो डायरेक्टली पार्टनर से नहीं ले सकते। क्यों, बीच में रिवैल्यूएशन आ जाता है, वो कहता है पहले आप हमसे मिलो, फिर उसके बाद पार्टनर्स की तरफ देखना। लॉस के केस में हर बार जब भी एसेट या लायबिलिटी से रिलेटेड कोई भी नुकसान होगा तो पहले रिवैल्यूएशन से मिलके ही आगे पार्टनर्स की तरफ देखना है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम पार्टनर्स की तरफ नहीं देखेंगे। तो इन्होंने बताया कि टोटल ऑलरेडी जो लॉस है वो 27 का है, रिजर्व के पास 18 रखा हुआ था, 9,000 का लॉस है, तो इसकी जगह पे कौन आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, यानी रिवैल्यूएशन से चार्ज कर लिया गया टोटल 9,000 और इन्वेस्टमेंट पे जो लॉस है उसको रिटर्न ऑफ कर दिया गया। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब बात आती है कि रिवैल्यूएशन ने अपनी तरफ से 9 तो दे दिया किसको, इन्वेस्टमेंट को, लेकिन रिवैल्यूएशन चार्ज भी तो करेगा किससे, पार्टनर से। इसको राइट्स है, ये डायरेक्टली पार्टनर से चार्ज कर सकता है, या इनके पास सरप्लस है वो पार्टनर्स को दे सकता है। इनका लेन देन डायरेक्ट पार्टनर से है, लेकिन किसी भी एसेट्स या लायबिलिटी का लेन देन डायरेक्ट नहीं है, उसको पहले निपटना होगा रिवैल्यूएशन से। तो अब क्या करें जी, रिवैल्यूएशन चार्ज करेगा पार्टनर से, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यानी अगर हम डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल ना लिख के 1 बाय 1 लिखें तो यहां पर हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, या करंट कह सकते हैं। इसी तरीके से है वीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, 9,000 रिवैल्यूएशन ने जो दिया था इन्वेस्टमेंट को, उसकी भरपाई के लिए लॉस की, वो चार्ज कर लेगा पार्टनर से किस रेशियो में, इन 4:3:2, यानी 4,000 रुपये ले लिया जाएगा ए से, 3,000 बी से और 2,000 सी से, 4 3 7 2 9, टोटल 9,000 था, उसका 9 हिस्सा करना है, 4 हिस्सा ए से, 3 बी से और 2 सी से। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले केस में। ठीक, 3 केस आपने समझा है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले केस में, एक केस और हम देख लेते हैं। यानी हर केस में आपको IFR डेबिट ही करना है, हर केस में। ठीक, नेक्स्ट केस जो हमारा है, यहां पर हमने देखा कि टोटल जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो 18 है। अब तो बल्ले बल्ले है, कोई टेंशन नहीं, रिजर्व हमने बना करके रखा था, ऑलरेडी हमारे पास एसेट की जो वैल्यू है वो बूम हो गई, इंक्रीज हो गई। अब अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे जी, यहां पर ठीक, एसेट IFR जो है, IFR हमारा पूरा पूरा बच गया और ऊपर से क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कोई बात नहीं, एंट्री यहां पर हम कर देते हैं। तो IFR सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर केस में IFR क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कर दिया जी 18,000 से। क्या इस IFR की आगे जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी, हम बना करके रखे थे ताकि फ्यूचर में हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है उसकी भरपाई यहाँ से हो, बट ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। तो बांट दिया जाए जी किसमें, ए में, बी में, सी में
बांट दिया एज कैपिटल और करंट अकाउंट, बी में बांट दिया वीज कैपिटल अकाउंट और सीज में बांट दिया। टोटल कितना बटना है जी? टोटल बटेगा यहाँ पर 18,000 का कितना भाग किया जाएगा हिस्सा? 9, जिसमें से तीनों को अलग अलग दे दिया जाएगा। एक हिस्सा कितने का आया जी? 2,000 का। बिल्कुल बांट देते हैं तो सेम यहीं पे हुआ, 8,000 मिल जाएगा किसको? ए को। फिर 6,000 मिल जाएगा किसको? बी को। और 4,000 मिल जाएगा किसको? सी। अब बात आती है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी तो आ गया, नया अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में जब भी चेंज होगा या डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा तो वो आएगा। यहाँ पर क्या हुआ है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है? ठीक, इंक्रीज हो गई है। अब आएगा, इसकी एंट्री कर देंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो क्या आएगा? रिवैल्यूएशंस यहाँ पर। ठीक, इन्वेस्टमेंट का क्या कर देंगे हम? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट किया जाएगा। और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर दिया जाएगा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। कितनी वैल्यू यहां पर बढ़ी है? 18,000 से। ठीक, 18,000 से बढ़ी है। नया अकाउंट ओपन हुआ है, एसेट में प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स रिवैल्यूएशंस में आ गया, इंक्रीज हो गया। और यहाँ पर फिर रिवैल्यूएशंस प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स को दे देगा। यानी जब भी एसेट में कोई चेंजमेंट होगा तो डायरेक्ट पार्टनर्स की तरफ से न लेकर के उसका हमें रिवैल्यूएशन से पहले रिटर्न ऑफ करना है, उसके बाद पार्टनर्स की तरफ देखना है। अब यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू वीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। ठीक, टोटल कितना बांट दिया जाएगा जी? कितना रिवैल्यूएशंस की वैल्यू इंक्रीज हुई है? 18। वापस से वही आ जाएगा 18,000 यानी रिवैल्यूएशन डेबिट कर दिया जाएगा। और आगे फिर वही 9,000 8,000 6,000 और 4,000 तीनों में रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ठीक, यहां पर हमने देखा है इन्वेस्टमेंट के अलग अलग केसेस दिए गए हैं। अभी हम लोगों ने सीखा है कि ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई बदलाव हो रहा है। अलग अलग केसेस हमने देखा। हमारे पास IFR अवेलेबल था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अवेलेबल थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख है। पहला केस हमने देखा कि अगर कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है इन्वेस्टमेंट से या IFR से रिलेटेड तो फुल अमाउंट पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया जाएगा। दूसरा केस हमने यहाँ पर देखा है कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है? सेम है एज इट इज। जो कॉस्ट की वैल्यू थी वही मार्केट वैल्यू, तो एसेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर भी क्या कर दिया जाएगा? सेम अमाउंट को उठा करके पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया जाएगा। तीसरा हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, यानी 2 लाख थी और डिक्रीज कितनी हो गई है? टोटल 18,000 से। तो अब हमने क्या किया है, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई उसको चार्ज कर लिया गया। कहां से? ठीक, IFR से। कहां से चार्ज कर लिया गया है? IFR से। ठीक, और पूरा अमाउंट। फिर उसके बाद यहां पर हमने देखा, ठीक, IFR को डेबिट किया था। अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें देखा था। ये केस था हमारा IFR को डेबिट। ये कब था? जब कोई क्लेम ना हो, यानी टोटल हमारा क्या हो, रिजर्व का क्लेम ना हो, तो पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया गया था। ठीक, फिर अलग अलग केसेस में हमने देखा कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है तो उसको रिवैल्यूएशन से, अगर कम हो गई है तो जब तक रिजर्व है तब तक तो रिजर्व से, अदरवाइज फिर उसके बाद किससे? रिवैल्यूएशन से। यानी जब तक रिजर्व अवेलेबल है तब तक रिवैल्यूएशन की तरफ नहीं देखना है। जितने अमाउंट से रिवैल्यूएशन हमारा कम पड़ रहा है उतना अमाउंट हम किससे चार्ज करेंगे? रिवैल्यूएशन से। ठीक, तो अलग अलग केसेस हमने देखा है। एक बार आप लोग फिर से क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व करिए। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस भेजिए, हम आपको यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे।
आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो एनी टाइम आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस का पिक ले करके आप वहाँ पे भेज सकते हैं, हम आपका जवाब यहाँ पर देंगे। ठीक, आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, ले तब तक के बाय बाय।